नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। मेरे साथ में है आज आप उस इंपॉर्टेंट सेशन का हिस्सा बनने के लिए जिसमें मैं बात करूंगा आपके सामने कि ईरान ने पहली बार पाकिस्तान के ऊपर किया ड्रोन अटैक। ऐसी कौन सी वजह थी और जिसकी वजह से दो इस्लामी मुल्कों के बीच में छिड़ी हुई है जंग। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन यह पहली बार। इसके पीछे ऐसी कौन सी पृष्ठभूमि थी, कौन सी पटकथा थी, तो करेंगे उसका विस्तार से वर्णन। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हुई हाल ही के दिनों में जिसकी वजह से ईरान को पहली बार मजबूरन इस कदम को उठाना पड़ा। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि आखिर क्या है वजह कि दोनों मुल्क हुए आमने सामने। वैसे देखा जाए तो दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न दोनों ही कंट्रीज हैं और कहा जा रहा है कि अगर इस प्रकार की चीजें अगर आगे बढ़ती चली गई तो मध्य एशिया के बीच में इस प्रकार का एक बड़ा युद्ध हो भी सकता है। वैसे देखा जाए कि विश्व के अंदर जिस प्रकार 24 फरवरी 2022 के बाद में ऐसी परिस्थितियां बन गई है कि तीसरा विश्व युद्ध होने की कगार पे है, तो बात करेंगे पूरे तौर पे इस वीडियोस के अंदर। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में मेरे साथ। चलिए, अब आप देख रहे हैं आप कि यहां पे तेहरान और तेहरान के साथ राजधानी तेहरान और ईरान राष्ट्र। आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लाइन वो है जो दोनों मुल्कों के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है और 959 किलोमीटर की जो सीमा रेखा है ये पाकिस्तान और ईरान को दोनों को अलग अलग बनाती है। लेकिन इसमें विशेष बात ये ध्यान देने योग्य है कि इसके अंदर जो आप बलूचिस्तान जो देख रहे हैं, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, उसी के समानांतर यहां पे भी सिस्तान बलूचिस्तान का ही एक हिस्सा है, क्योंकि बलूचिस्तान जो पूरा है जो यहां से लेकर के और जो 3 कंट्रीज के अंदर फैला हुआ बड़ा हिस्सा, और बलूची जो लोग हैं वो इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की संकल्पना लेकर के काफी सालों से इस प्रकार का प्रयास वो कर रहे हैं। बहरहाल आप देख रहे हैं कि 959 किलोमीटर की जो सीमा रेखा है उसके आसपास उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पे ईरान एक शिया जो इस्लाम की एक जो शाखा उसको मानने वाले धर्मावलंबी कहां रहते हैं, वो ईरान में रहते हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर जहां पर सुन्नी, जब पाकिस्तान के अंदर सुन्नी बहुतायत मात्रा में है जबकि ईरान के अंदर शिया। वैसे देखा जाए तो 90 से लेकर के 95% दोनों ही ऐसी जनसंख्या है जहां पे शिया है वो 90 से लेकर के 95 है, और यहां पे आप बात करें कि 90 से लेकर के 95% जो है वो यहां पे क्या है, सुन्नी। और यही है सबसे बड़ी विवाद की जड़। ईरान का ये कहना है कि जो बलूचिस्तान है वो हमारे पे क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, और जो यहां पर जो सुन्नी रहते हैं किसमें, ईरान में रहते हैं। और पाकिस्तान का यह कहना है कि ये जो सुन्नी लोग जो हमारे लोग हैं इनके साथ में अत्याचार हो रहा है, और इसी की वजह से पाकिस्तान लगातार इस बात का प्रयास करता रहता है कि आप हमारे जितने जो लोग अल्पसंख्यक जो हमारे धर्म को मानने वाली है, कह सकते हैं हमारी शाखा को मानने वाले लोग हैं, उनका आपको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा उनका ख्याल। लेकिन एक ऐसी ताजा घटना हाल ही के दौरान जब घटी, जब ईरान के ऊपर पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक की वजह से, और उसके अंदर एक बहुत बड़ा एक संगठन है, उस संगठन ने ली इस हमले की जिम्मेदारी, और इसके बाद ईरान को उठाना पड़ा एक मजबूरीवश कदम। अब आगे के विषय में आप देखते हैं कि देख रहे हैं आप कि आखिर क्या है वजह जिसकी वजह से विवाद हाल ही के अंदर हुआ। ईरान और पाकिस्तान के बीच में 959 किलोमीटर की सीमा रेखा वाला एक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर, जो ईरान के सबसे बड़े प्रांत, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिस्तान बलूचिस्तान, और पाकिस्तान के भी सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान को विभाजित करते। ईरान में करीब 95% शिया रहते हैं, जिस पर वहां के अल्पसंख्यक सुन्नियों, खासकर सिस्तान बलूचिस्तान में रहने वाले के साथ में भेदभाव के आरोप इस प्रकार की पाकिस्तानी सेना लगाती रहती है। ईरान का आरोप यह है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित सुन्नी जो अतिवादी संगठन है वो उसके सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के सुन्नियों को भड़काने का काम कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी वजह जो हाल ही के अंदर निकल करके आई है। और उसके बाद में वहीं का एक संगठन है और उसने इसको बहुत बड़ा एक क्या कर दिया, रूप दे दिया, और यहां पर ईरान की सीमा के पास लगते हुए जितने भी जो एरियाज है वहां पे वो हमेशा करता रहता है अटैक। यही सबसे बड़ा इसका था कारण। लेकिन आग में घी डालने का काम कब हुआ और इससे पहले ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई उसके बारे में आपको विस्तृतवार बताने वाला हूं। कि आप देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से जिस प्रकार ईरान बताता रहता है, पाकिस्तान हमेशा इनकार करता रहता है कि ऐसा हमने कुछ किया ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से 2012-13 से इस प्रकार की गतिविधियां शुरू हो गई थी,
मैं आपको उस संगठन का नाम बता रहा हूं, जेश अल अदल। जेश अल अदल इस प्रकार का एक संगठन है जो इतनी अतिवादी तो घटनाएं होती हैं उनको बढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है, वो जेश अल अदल कर रहा है। वह ईरानी सैन्य बलों को निशाना बनाते आते रहे और 2013 में उसने पहली बार एक बड़ा हमला करा, फिदाइनी हमला था, और उसके अंदर 14 ईरानी सैनिक मारे गए थे। बात है 2012-13 की। आगे बढ़ते हैं। 26 अप्रैल 2017 के आसपास फिर इसी संगठन ने पाकिस्तान के ईरान से लगे सीमावर्ती क्षेत्र मिर्जावाह में हमला करके ईरान की सीमा सुरक्षा के जो बल हैं उसके अंदर लगभग 10 जवानों को क्या कर दिया, यहां पे मारने का दावा इस संगठन ने किया। बात आगे बढ़ती है। 2018 के आसपास फिर इसी संगठन ने पाकिस्तान से लगी ईरान की दक्षिणी पूर्वी सीमा से ईरान की सेना के 10 सैन्य कर्मियों का अपहरण करके उसको मार दिया गया, इस प्रकार का ईरान ने दावा किया, लेकिन पाकिस्तान ने नकार दिया कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अब बात करते हैं 20 अप्रैल 2019 की। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि ईरान स्थित आतंकियों ने उसके बलूचिस्तान क्षेत्र में घुस करके एक बस पर हमला किया और 14 नागरिकों की हत्या कर दी। इस प्रकार का आरोप पहली बार पाकिस्तान ने लगाया। अब बात करते हैं कि ईरान की तरफ से ऐसी कौन कौन सी मिलिट्री चीजें करी गई और उसके बाद में पाकिस्तान को भी जब क्या करना पड़ा, नुकसान का सामना करना पड़ा। आप देख रहे हैं आप फरवरी 2012 में जिस प्रकार का पहली बार अटैक पाकिस्तान ने ईरान पे किया था, उसका प्रत्युत्तर देने के लिए ईरानी सैनिकों ने पाक आतंकवादियों द्वारा कथित रूप से अपहृत अपने 2 खुफिया अधिकारियों को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान के क्षेत्र में क्या किया था, प्रवेश किया था। उसके बाद में घटना होती है घटित सितंबर 2021 में। पाकिस्तान द्वारा दावा यह किया गया कि ईरान में सक्रिय बलूच आतंकियों ने गोलाबारी करके उसके एक सैनिक की क्या कर दी, हत्या कर दी। इस प्रकार का आरोप पाकिस्तान ने ईरान की सेना पे भी लगाया। अब बात कर रहे हैं अप्रैल 2023 की। अप्रैल 2000 का जो रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ वो ये होता है कि पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि ईरान की सीमा से आए आतंकियों ने उसके सीमा सुरक्षा बल के 4 जवानों की हत्या कर दी। इस प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप दोनों ही देशों के द्वारा लगाए जा रहे थे। अब बात करते हैं ईरान ने अभी क्यों की इसके लिए बड़ी कार्रवाई। तो रिसेंट जो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सक्रिय अलगाववादी संगठन जेश अल अदल का नाम बार बार आ रहा है, और ये वो संगठन है जो इस समय ईरान के लिए सिरदर्द बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि गतिविधियों से ईरान पहले से ही परेशान था, क्योंकि ये लगातार इस प्रकार की चीजें करता हुआ आ रहा है। और बात करते हैं कि लेकिन ईरान के ताजे हमले को अदल द्वारा पिछले महीने ईरान के सीमावर्ती क्षेत्र में सिस्तान बलूचिस्तान का बहुत बड़ा एरिया जो ईरान में लगता है, वहां पे रास्ते में किए हमले के अंदर उसका जवाब माना गया, और उसी हमले में टोटल 13 ईरानी सैनिक मारे गए थे। ईरानी सेना ने पहली बार इस प्रकार का अटैक किसको किया, पाकिस्तान को किया। अब बात करते हैं उसके बाद में प्रत्युत्तर के अंदर भी ईरानी हमले में पाकिस्तान का जवाब वही जवाब जो ईरान ने दिया था, और पाकिस्तान सेना ने दावा किया कि हमने ईरान के 50 किलोमीटर अंदर तक इस प्रकार का एक बड़ा ऑपरेशन हमने अभी यहां पे कैरिड आउट करा है, और वहां पे बहुत सारे लोग हलाक हुए हैं, खत्म हुए, और बहुत सारे नागरिकों के मारे जाने की भी सूचना मिली है। इस प्रकार की दोनों चीजें हाल ही के दिनों के अंदर घटित होने को मिली। अब बात करते हैं कि फरवरी 2022 से लेकर के अभी तक विश्व के अंदर बहुत सारी चीजें बदली हैं। जिस प्रकार देख रहे हैं कि 2 साल अभी होने को आए हैं और अभी तक यूक्रेन और रशिया का युद्ध तो थमता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। उससे पहले ही हमास के द्वारा इजराइल के अंदर जाकर के और बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी एक्टिविटीज करी गई, और जिसके अंदर इजरायली जो लोग हैं उनको बंधक बना करके हमास अपने सुरंगों तक ले गया। प्रत्युत्तर के अंदर जो जंग अभी देखने को मिल रही है, जिसमें इजराइल का यह मानना है कि हमास को नस्त नाबूद होने तक हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं, और इस प्रकार के शांति विराम के प्रस्ताव जो है यूएन के अंदर काफी लंबे समय से बहुत सारे देशों के माध्यम से वहां पे रखे गए हैं, लेकिन इजराइल अभी भी अपनी उस कार्यवाही से पीछे हटने के लिए टस से मस नहीं हुआ है। अब बात करते हैं उसके अलावा एक और चीज कि समुद्र के अंदर हुती विद्रोहियों के द्वारा बहुत सारे ऐसे मालवाहक जहाजों को भी वहां पे अपहरण करके और उनको एक रैंसम फिरौती के तौर पे उनको खड़ा कर लिया जाता था, और उसके लिए दुनिया भर पूरी परेशान थी। अमेरिका ने इस चीज का बीड़ा उठाया, और हाल ही के अंदर यमन के जो लड़ाके हैं, हुती विद्रोही हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए अमेरिका भी बड़े पैमाने पर सैन्य उन्होंने एक यहां पे अभियान की शुरुआत कर रखी है। तो आप बहरहाल आप देख रहे हैं कि विश्व का जो वर्तमान का जो परिदृश्य है वो ज्यादा शांति वाला नहीं रह गया है, और इसी की वजह से और अभी मध्य एशिया जो कहा जा सकता था कि थोड़ा बहुत शांत है, उसके अंदर भी आग में घी डालने वाला काम अभी दोनों ही मुल्कों ने
कर दिया है। अब बात करेंगे, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि दोनों ही मुल्क परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। ईरान ने कभी दावा नहीं किया कि मैं परमाणु शक्ति संपन्न देश हूं, लेकिन चोरी से कहें या अभी तक गाहे बगाए कहा जा रहा है कि ईरान ने भी वो सारी क्षमताएं हासिल कर ली हैं जो किसी परमाणु शक्ति संपन्न देश के पास होती हैं। अर्थात कह सकते हैं कि दोनों ही शक्ति संपन्न ऐसे परमाणु देश, अगर युद्ध होता है तो ये दोनों मुल्कों के बीच ही नहीं होगा, ये पूरे विश्व के साथ में इस प्रकार का युद्ध होने वाला है। अब बात करते हैं कि ईरान और पाकिस्तान के मध्य जितनी जो कह सकते हैं मिलिट्री पावर क्या है, उसका क्षेत्रफल कितना है, साक्षरता की दर कितनी है और उसकी जीडीपी कितनी है, उसके बारे में भी करते हैं चर्चा। मैं आपको बताने वाला हूं कि दोनों मुल्क आमने सामने किस प्रकार अपने आप को स्टैंड करते हैं। देख रहे हैं आप मेरे साथ। अब आप बात करते हैं, उससे पहले कुछ और चीजें जान लेते हैं। वो जानना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा वो कौन सा संगठन है जिसकी वजह से दोनों देश झुलस रहे हैं। आप देख रहे हैं कौन है आतंकी गुट जैश अल अदल। ये वही आतंकी संगठन है जो बलूचिस्तान का अतिवादी संगठन है। उसका यह कहना है कि हमारे जो सुन्नी भाई हैं और ईरान में रह रहे हैं और उनकी संख्या कम है, 5% के आसपास वो रहते हैं, लेकिन उनके अधिकारों की रक्षा ईरान नहीं कर पा रहा है। जबकि ईरान का यह कहना है कि जितने सुन्नी लोग हमारे यहाँ पे अल्पसंख्यक के तौर पे यहाँ पे रह रहे हैं, उनको भड़काने का काम ये संगठन के द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार के दोनों आरोप यहाँ पे लगे रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि जैश अल अदल सुन्नी मुस्लिमों का एक अलगाववादी संगठन है। वर्ष 2012 में काफी ये सक्रिय है, उसके बाद में, और इसके अधिकांश सदस्य पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ही निवासी हैं। इनका मुख्य जो ठिकाना है वो भी कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर ही है। ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ईरान में रहने वाले अल्पसंख्यक सुन्नियों को क्या करता है, वहां पे आवाज उठाने के लिए दावा करता है और हम इनका क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार का संगठन दावा करता है। इसके अलावा अल्पसंख्यक सुन्नियों को भड़काने का काम भी कौन कर रहा है, ये संगठन ही कर रहा है, और उसी की वजह से सारी चीजें भी वर्तमान में हो रही हैं। अब देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिलिट्री पावर के बारे में, क्योंकि किसी भी देश की अगर आप सामरिक क्षमता को देखते हैं, जब युद्ध की स्थिति आन बनती है तो देखा जाता है कि कौन सा देश कितनी मिलिट्री पावर से सुसज्जित है, उसके पास ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, क्या वो न्यूक्लियर पावर कंट्री है या नहीं, इसके अलावा बहुत सारे रक्षा साजो सामान उसके पास है या नहीं। उसी के बारे में आपको दोनों कंट्रीज का क्या करने वाला हूं, कंपैरिजन कराने वाला हूं कि कौन सा देश किस जगह पे स्टैंड करता है। बात सबसे पहले करते हैं ईरान की। एक सिया बहुल एक राष्ट्र है जिसकी जो जीडीपी है उसका 3.8% जो है वो हिस्सा अपनी किस में करता है, रक्षा पे खर्च करता है। सक्रिय सैनिक 6.10 लाख के आसपास है, 6.10 लाख के आसपास इसके सक्रिय सैनिक है। एयरक्राफ्ट 500 है। एंटी टैंक्स जंगी जो जहाज है उनकी संख्या कितनी है, 1996 है। 1996 2000 से लगभग थोड़े से कम जंगी टैंक्स है इनके पास में, और जंगी जो पोत है वो कितनी, 101 है। अब बात करते हैं आपके पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को जानना भारत के लिए भी बड़ा जरूरी है। आप देख रहे हैं मेरे साथ में, जीडीपी का 4% के आसपास खर्च करता है अपने किस पे, डिफेंस में, जबकि सक्रिय सैनिकों की संख्या पाकिस्तान और ईरान की लगभग बराबर सी है, जहां पे 6.5 लाख है, यहाँ पे 6.10 लाख है, 6,10,000 के आसपास। जबकि एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, वहां पे आपको थोड़ा सा अंतर ज्यादा देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे एयरक्राफ्टों की जो संख्या है वो कितनी, 1434 के आसपास यहाँ पे एयरक्राफ्ट है, जबकि ईरान के पास लगभग 500। जंगी टैंक्स के बारे में बात करते हैं, जहां पे 3742 है, क्योंकि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को खड़ा होना है और बहुत बड़ा एक एरिया पाकिस्तान के सामने भारत का लगता है। तो जो जंगी टैंक्स इन्होंने जो बना रखे हैं, जो इन्होंने यहाँ पे अपने पास में जो जखीरा बना रखा है, खड़ा कर रखा है, वो तो भारत के लिए खड़ा कर रखा है, और उसी की वजह से भारत के सामने जंगी टैंक्स की संख्या पाकिस्तान के संदर्भ में 3742 है। जबकि जंगी पोत की अगर बात करते हैं तो दोनों बराबर से ही हैं, या कह सकते हैं 101 के सामने 114। तो दोनों ही देश इस प्रकार से कह सकते हैं कोई किसी से कम नहीं है। और वैसे देखा जाए, अब आप आर्थिक दृष्टि से देखा जाए कि भारत और भारत के अलावा बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और ईरान के दोनों, क्योंकि दोनों के बीच में जंग की स्थिति वहां पे बनी हुई है, तो वहां पे वैसे सामान्यतः देखा जाता है कि हम पाकिस्तान का कंपैरिजन भारत से करते हैं और वहां पे देखते हैं कि भारत उससे कितना समृद्ध और कितना आगे है। लेकिन यहाँ पे आज दो मुल्कों की बात हो रही है, जो कोई दूसरा मुल्क उसके सामने भारत ना होकर के कौन सा है, ईरान है। राष्ट्रपति है यहाँ के इब्राहिम रोसी,
क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल में ज्यादा बड़ा है, जहां पे 7.96 लाख वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान का, जबकि यहां पे अगर देखा जाए तो 16, लगभग डबल के आसपास 16.48 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला, भूभाग वाला राष्ट्र है ईरान, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ा है। अब बात करते हैं कि जनसंख्या के अंदर पाकिस्तान ये बाजी मार ले जाता है अपने हाथ में। जहां पे जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो जनसंख्या यहां पर है कितनी, पाकिस्तान की जो जनसंख्या है वो है कितनी, लगभग ये 20 करोड़ के आसपास इसकी जनसंख्या, किसकी, पाकिस्तान की संख्या 20 करोड़ है, जबकि ईरान की जनसंख्या कितनी है, 8.85 करोड़। यहां पे जनसंख्या गलत लिखी हुई, यहां पे ये 20 करोड़ के आसपास इसकी जनसंख्या है, किसकी, पाकिस्तान की। अब बात करते हैं साक्षरता दर की, लिटरेसी रेट के बारे में बात करते हैं। तो लिटरेसी में ईरान बहुत ज्यादा आगे है किससे, पाकिस्तान से, जहां पे लिटरेसी रेट है 8.6 या कह सकते हैं 86% लिटरेसी रेट के साथ में ईरान बहुत ज्यादा आगे खड़ा है किससे, पाकिस्तान से। और जीडीपी में 1.72 ट्रिलियन की जीडीपी वाला ईरान देश, जबकि 1.56 ट्रिलियन वाला कौन सा, पाकिस्तान आपके सामने दिखाई दे रहा है। बहरहाल आप इस वीडियोस के माध्यम से आप जान पाए कि ऐसे कौन कौन सी घटनाएं घटी 2012 के बाद में, उसके बाद में 2024 के आते आते इतना बड़ा एक कह सकते हैं जंग के हालात से पैदा हो गए। इन सारी विषयों के बारे में हमने करी विस्तार से चर्चा। तो वीडियोस के अंत तक आपने देखा और बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।